भैया नहीं लगा तो नहीं होता बाप रे। ऐसा ऐसा इसके ऊपर जो कमरे हैं उनके कला संस्कृति बन गया। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी लोकार्पण के लिए, किसी देश का न्यास के लिए और वेबसाइट के उद्घाटन के लिए इससे बढ़िया और इससे अनुकूल अवसर कोई हो ही नहीं सकता है। जैसे कि परंपरा है हो भाई 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 अरे हम लोग के हैं छोटा भाई है कौन है सर थोड़ा सा सर नीचे सर थोड़ा सा सर जी हाँ सर 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 थोड़ा हम लोग ही हैं सर। लेकिन हम लोगों के बीच में तो गांधी जी हुआ, परंतु 2003 में इसके डोम स्ट्रक्चर में कुछ त्रुटि आ जाने के कारण वह गिर गया था। उसके पश्चात हम लोगों ने IIT रुड़की के साथ तकनीकी सलाह लेकर इसका नया डिज़ाइन करवाया और 8 करोड़ 68 लाख की लागत पर वर्ष 2012 में इसकी स्वीकृति हुई और आज यह बनकर तैयार है। इस अष्टभुजा वाले बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम के साथ साथ यहाँ 4 कॉन्फ्रेंस हॉल भी हैं जिसमें अलग अलग प्रयोजन के लिए सेमिनार वगैरह आयोजित किए जा सकते हैं। आज इस अवसर पर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के द्वारा एक वेबसाइट का उद्घाटन किया जा रहा है जो डिसेबल फ्रेंडली इस सेंस में है, इस मायने में है कि इसमें वेबसाइट में आवाज़ भी आती है, तो जो व्यक्ति सुन नहीं पाते हैं या कम सुनते हैं उनके लिए यह काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इस वेबसाइट पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। इसी के साथ साथ आज यहाँ रिमोट के माध्यम से हम लोग भवन निर्माण निगम के मुख्यालय भवन का भी शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर पुनः भवन निर्माण विभाग के सभी पदाधिकारीगण, सभी इंजीनियर्स कारण यह पूर्ण नहीं हो सका। हम लोगों ने इसको भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी रुड़की से सलाह लेकर
इसके स्ट्रक्चर को, इसके डिजाइन को बनवाकर आज इस स्थिति में इस भवन को लाया गया कि इसका लोकार्पण हो रहा है। आने वाले समय में यह भवन बिहार के बढ़ते कदम को देखते हुए जो सेमिनार आयोजित होते हैं, अन्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं, पटना में इस तरह के हॉल की कमी देखी गई। हम समझते हैं यह अधिवेशन भवन उसमें अपना अहम भूमिका निभा सकेगा। आज कुमार जी, बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री श्री दामोदर रावत जी, इस विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चंद्रा जी, भवन निर्माण विभाग के निगम के प्रबंध निदेशक श्री गंगा कुमार जी, मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार श्री पवन वर्मा जी, आदरणीय सिद्धि। दिन पूर्व में इस बगल की सड़क से गुजर रहा था तो अचानक के भवन, जबकि रोज गुजरता हूँ लेकिन कभी ध्यान नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि अचानक ये भवन कहाँ से प्रकट हो गया। मैं बहुत सोचने लगा लेकिन मैं समझ नहीं पाया और मैं आगे बढ़ गया। लेकिन जब दामोदर रावत जी का निमंत्रण मिला तब ध्यान में आया कि यहाँ पर ये शानदार भवन, ये अधिवेशन भवन जो है ये बन रहा है और आज माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ है। मित्रों, किसी भी राज्य के विकास या शहर के विकास के अंदर जो कई चीज़ें जुड़ती हैं, उसके अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग्स हॉल, सेमिनार हॉल्स, इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और अभी पटना बिहार की राजधानी है। अगर कोई कार्यक्रम करना हो, कोई कॉन्फ्रेंस करना हो तो उसकी आवश्यक शर्त है कि यहाँ इस प्रकार के हॉल्स किस प्रकार के, कितने हैं और किस प्रकार के। और मुझे अभी भी याद है कि आज से लगभग 4-5 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग रविंद्र भवन गए थे। रविंद्र परिषद का कोई कार्यक्रम था, रविंद्र जयंती का, और उसी समय जब उन लोगों ने कहा कि सर अगर हम लोग को कुछ अनुदान मिल जाए तो हम लोग इसको रिनोवेट करके और इसको एक नए रूप में हम बिहार की जनता के सामने पेश कर सकते हैं। और हम लोगों ने देखा कि 1.5 या 2 करोड़ रुपये हम लोगों ने दिया, रविंद्र भवन एक शानदार भवन के रूप में बनकर तैयार हो गया। उसी प्रकार विद्यापति भवन को भी हम लोगों ने पैसा दिया है। मैं चंचल जी से ये कहूँगा, चंचल जी पता नहीं विद्यापति भवन अब तक क्यों नहीं बन पाया, लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा हो गया। अगर रविंद्र भवन के लोग रिकॉर्ड समय में सरकारी अनुदान का इस्तेमाल करके शानदार भवन बना सकते हैं तो क्या कठिनाई, क्या बाधा है। हम लोग की इच्छा थी कि विद्यापति भवन जो है वो भी एक अत्यंत आधुनिक एयर कंडीशन ऑडिटोरियम के अंदर परिवर्तित हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चूँकि राज्य सरकार ने अपनी ओर से धनराशि उपलब्ध कराई है और वो ऑडिटोरियम भी बहुत शीघ्र हम लोग के लिए उपलब्ध हो जाएगा। शहर था क्योंकि बीजिंग और शंघाई के बाद ये 2 बड़े शहर के बाद का शहर, और शहर के अंदर जिस जगह कॉन्फ्रेंस था हम लोगों का, जिसमें भाग लेने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में गया तो उस ऑडिटोरियम हॉल पर देखने लगा कि दिल्ली का विज्ञान भवन तो उसके सामने 100वां हिस्सा दे दिया। मुझे लगा कि चीन के 3रे नंबर के शहर का जो ऑडिटोरियम या कॉन्फ्रेंस हॉल वो इतना विशाल है, इतना विशालकाय, इतना बड़ा है। तो मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि उन्होंने शहरों की ग्रेडिंग कर रखी है और हर शहर का एक टेम्पलेट है कि इस शहर में क्या क्या होगा। अगर A ग्रेड के शहर हैं तो न्यूनतम क्या क्या चीज़ें उस शहर के अंदर होंगी, और उस तरह की सुविधा उन्होंने उन सभी समतुल्य शहरों के अंदर उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कर रही हैं। तो वास्तव में हम लोग जब दिल्ली अन्य राज्यों में जाते तो देख बड़ा लगता था कि हमारे राज्य के अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल या भवनों का अभाव है। लेकिन मैं चंचल जी को और दामोदर रावत जी को यही कहूँगा कि बहुत ही शानदार बना है, जिसको देखने के बाद पहला बात यही निकले कि शानदार है। वास्तव में इतना बढ़िया इसका ये हॉल जो बहुत ही शानदार हॉल बना है। हम लोगों ने घूम कर इसके पूरे बाकी चीज़ों को देखा है। और मित्रों, राजगीर में भी जो बना है परिसर, तो एक बार देखने लायक परिसर है। पटना के परिसर से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर परिसर जो है वहाँ पर बना है। तो मित्रों, मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में पटना के अंदर इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस या अन्य कार्यक्रमों को करने का की कमी जो रहती थी कई बार, वो काफ़ी हद तक जो है
और दूर हो जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार भवन निर्माण विभाग के तमाम अधिकारियों को इस भवन को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए प्रियों से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस वेबसाइट की खासियत ये है कि ये डिफरेंटली एबल्ड लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त मानव की शैली संरचनाओं निरूपण को कम लागत पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाना भी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय भवन निर्माण मंत्री श्री दामोदर रावत जी, भवन निर्माण विभाग तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव श्री चंचल कुमार जी, के प्रबंध निदेशक श्री गंगा कुमार जी, वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय सिद्धेश्वर बाबू, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, भवन निर्माण विभाग और निगम से जुड़े हुए सभी अभियंतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, आज इस अधिवेशन भवन के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है। वर्षों से हम लोग इस अर्ध निर्मित भवन को देख रहे थे। जब हम लोग की सरकार बनी तो मालूम हुआ कि ये कोई ऑडिटोरियम बन रहा था। बनने के क्रम में ही उसका छत गिर गया और फिर वैसे ही ये पड़ा हुआ। अनेकों बार हम लोगों ने जानना चाहा कि आखिर कठिनाई क्या है, तो बात आगे बढ़ नहीं पाई। लेकिन मैं चंचल जी को और भवन निर्माण मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसकी चुनौती को स्वीकार किया और अंततोगत्वा इसके निर्माण के लिए जो अर्ध निर्मित था उसको पूरा करने के लिए तकनीकी सलाह लेकर IIT रुड़की से इसको पूरा करने की परियोजना इन्होंने बनाई और अंततोगत्वा आज ये पूरा होकर लोकार्पित हो रहा है। और वाकई जो कुछ भी निर्माण कार्य हुआ है उसमें सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभागार भी है 330 की क्षमता का और इसके अलावा कई छोटे कमेटी रूम्स भी हैं जिसमें बैठकें हो सकती हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर इसका नाम इन्होंने अगर कन्वेंशन सेंटर कन्वेंशन बिल्डिंग कर लीजिए, इसको अधिवेशन भवन के रूप में आज इसको लोकार्पित किया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और इस सभागार में इन्होंने कालीन का प्रयोग नहीं किया है, इसके लिए मैं विशेष तौर पर इनको बधाई देता हूँ। हमारे बिहार के इंजीनियर अभी भी कालीन से निकल नहीं पाए। उनको जब कहिए कि अच्छा बनना चाहिए, कोई इंटीरियर उसका ठीक बनाइए, तो जरूर वो फ्लोर की कारपेटिंग करते थे, जबकि वो पुराने दिनों की बात हो गई। किसी जमाने में कारपेटिंग का दौर चला कि अगर सुंदर बनाना है तो इंटीरियर में नीचे फ्लोर कारपेटिंग करना चाहिए, और अब वो गंदगी का घर माना जाने लगा। हम जो राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बना, तो उसके डिटेल्स को तो देखना संभव नहीं होता, लेकिन जब वो लगभग बनकर तैयार हो गया था तो हम एक बार निरीक्षण करने गए तो हमने कारपेट देखा। हमने कहा कारपेट क्यों उस पर डाल दिया,
लेकिन पता चला कि अब तो उस प्रोजेक्ट में ही वो मिला हुआ था, अब कारपेट लग गया है, इसको क्या किया जा सकता है। तो उसी दिन हमने ये कहा अधिकारियों को कि भाई ये कारपेट मत लगाया करिए आप लोग अंदर, सफाई में भी दिक्कत होती है, और वो बाद में जब कारपेट हटता है तो नीचे का फ्लोर कितना गंदा दिखता है, ये आप सब इंजीनियर हैं, लोगों को मालूम। तो मैं सबसे पहले तो इस बात पर अपनी खुशी का इजहार करता हूँ और मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने समझा, और आधुनिक युग में अब इसी रूप में विकसित होता है। इसकी सफाई सुगम है, इसको ठीक ढंग से मेंटेन किया जा सकता है, और फिर बहुत कुछ तो इस पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। अगर हम मन बना लें कि कोई भी चीज़ बनी हुई है, इसको हम खराब ही कर दें तो बात अलग होती है। कभी कभी आप बैठते होंगे, ट्रेन में यात्रा करते होंगे, तो बहुत लोगों की आदत है कि कुछ कुछ खुरचते रहते हैं, उसको खुरच कर कहीं ले नहीं जाएंगे, और उसको उससे उनको कोई फायदा नहीं, लेकिन स्वभाव बस कोई बनी हुई चीज़ है तो उसको खुरचना, ये सब आदत आप लोग देखते होंगे। तो ये कुछ आदतें होती है। अब उस तरह से कोई यहाँ के, अभी तो आज उद्घाटन ही हो रहा है, और जैसा मुझको चंचल जी ने बताया कि इसमें चेयर लगेंगे स्थायी तौर पर, तो अगर कोई इस्तेमाल करने वाला जानबूझकर कुछ गड़बड़ी करे तो बात अलग है, वरना आम तौर पर इसको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से मेंटेन किया जाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज इस सभागार को देखकर भी अच्छा लग रहा है। और अभी कुछ महीना पहले जो 2 भवन और 1 सभागार बनकर तैयार हुआ, उसका भी भवन निर्माण विभाग ने किया है। हज भवन के ठीक बगल में गुलाम सरवर भवन, अब्दुल करीम अंसारी भवन और मौलाना मजरूल हक ऑडिटोरियम का निर्माण हुआ, उसका भी उद्घाटन करने का मौका मिला। शिलान्यास भी हमने किया था और उद्घाटन करने का भी जब मौका मिला तो हमने देखा कि बहुत सुंदर सभागार बना। मुझे पता नहीं अभी तक उसका इस्तेमाल आप लोग करने के लिए कोई बना पाए या नहीं, उसका क्या रेट होगा, कितना पैसा लगेगा, कौन उसको अलॉट करेगा, लेकिन वो 500 की क्षमता का है और बहुत ही सुंदर ऑडिटोरियम है, ठीक उसी प्रकार से जैसे यह एक सुंदर। तो ये अष्टभुजाकार है, वो एक तरफ से सेमी सर्किल की तरह, और वह भी अपने आप में बहुत सुंदर सभागार का निर्माण हुआ। तो मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे विभिन्न क्षमता का, कई प्रकार के, यहाँ 330 की क्षमता हो गया, वो 500 की क्षमता हो गया ऑडिटोरियम। रविंद्र भवन तो जो जिनको अगर अनुदान दिया गया तो लोगों ने बना लिया। उप मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे, विद्यापति भवन के लिए भी हम लोगों ने अनुदान दिया है, वो लोग भी बना ले, यानी सभी सभागार ठीक हो। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल तो यहाँ है, और हम लोगों की योजना एक और 5000 की क्षमता की ऑडिटोरियम बनाने की है, और उस पर अब काम शुरू होने वाला है। सरकार की मंजूरी हो गई है, और सिर्फ ऑडिटोरियम ही नहीं है, ये गांधी मैदान के उत्तर पश्चिम कोने पर है, गांधी संग्रहालय के ठीक बगल में, वहाँ 5000 की क्षमता का सभागार बनेगा। और उसके साथ साथ ज्ञान भवन, जो दिल्ली में भी ज्ञान भवन है, उसी की तर्ज पर वो ज्ञान भवन बन रहा है। उसमें भी कई ऑडिटोरियम होंगे, कमिटी रूम होंगे, एग्जीबिशन का स्पेस होगा, सब तरह की सुविधाएं होंगी, ताकि वहाँ लोग विभिन्न प्रकार के सेमिनार, संगोष्ठी, सम्मेलनों का आयोजन कर सके। और उसके साथ साथ उसमें एक 1000 से भी ज़्यादा क्षमता का पार्किंग का भी स्पेस उसमें बनाया जा रहा है। और फिर उसी के साथ साथ 2 एकड़ में लगभग, मैं स्मरण के आधार पर बोल रहा हूँ, चंचल जी करेक्ट कर देंगे, 2 एकड़ के लगभग फूड कोर्ट, विभिन्न प्रकार के जो चेन होंगे वो अपना वहाँ पर लगा सकेंगे रेस्तरां, ताकि जो कोई भी कन्वेंशन होता है, कोई भी कार्यक्रम होगा, तो वो एक बहुत सुंदर स्थल बनेगा। और मैं समझता हूँ कि उसका जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो भी विशिष्ट प्रकार का। और हमने तो चंचल जी को कहा, जब मेरे साथ थे तब भी उसमें मेरी दिलचस्पी को जानते हैं, और अब तो भवन निर्माण विभाग का दायित्व है, और साथ साथ कला संस्कृति का भी दायित्व है। तो जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसकी पृष्ठभूमि में हमारा कोई भी चीज बने तो बेहतरीन बने, शानदार बने, कोई भी इमारत बने तो आगे आने वाले वर्षों तक, दशकों तक, मैं तो कल्पना करता हूँ शताब्दियों तक लोग इसको देखें। और
इतना सुंदर बने कि उसकी पृष्ठभूमि में लोग अपनी तस्वीरें खिंचवाएं, तो वो भी एक सिग्नेचर बिल्डिंग होगा। और मुझे खुशी है कि यहाँ सब प्रकार की सुविधा है, कई कमेटी रूम्स भी हैं। और मैंने पूछा है कि अगर कोई कन्वेंशन होगा, कोई यहाँ सम्मेलन लोग करेंगे, तो स्वाभाविक है कि व्यवस्था होनी चाहिए भोजन आदि की भी, तो कैंटीन का भी इंतजाम यहाँ पर है। स्वाभाविक है कैंटीन को आउटसोर्स करेंगे, ठीक ढंग से आउटसोर्स करिए क्या, ताकि वो ठीक ढंग से कैंटीन चलावें और हर स्तर का खान पान, जिस तरह के क्लाइंट हों उसी हिसाब से वो खान पान का इंतजाम कर सके। ऐसा ना हो कि कन्वेंशन यहाँ हो रहा है और फिर उसके लिए अलग से कैटरर को आपको इंगेज करना पड़ रहा है। इस तरह से साधन संपन्न होना चाहिए और सक्षम व्यक्ति उसके आए, इस प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशन को आप रखें। और जितनी जल्दी हो सके इसके इस्तेमाल के लिए क्या दर होगा, इन सब चीज़ों के बारे में, और किन किन प्रकार के समूहों को या संस्थाओं को या व्यक्तियों को सरकारी विभागों के अलावा आप आवंटित करेंगे, इसके बारे में गाइडलाइन बना ही लें ताकि कोई विलंब न हो और जल्दी से जल्दी। और तो पटना तो ऐसी जगह है कि यहाँ तो रोज कुछ न कुछ होता ही रहता है और विभिन्न क्षमता का की मीटिंगें होती रहती हैं, तो उसके लिए लोगों को सुविधा हो जाएगी और निरंतर इसका लोग उपयोग करेंगे। तो मैं इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और काफ़ी बेहतरीन इसका जो खुला स्पेस, अगर जाड़े का मौसम हो और जाड़े के मौसम में अगर यहाँ कोई सम्मेलन हो रहा है और दिन में लंच ब्रेक हुआ, तो फिर जो ऊपर जो स्पेस है, टेरेस है, तो मैं समझता हूँ कि उस पर खाना तो एक आनंद की अनुभूति, अगर उस स्पेस पर खाने का इंतजाम लोगों का कर दिया जाए तो सामने जाड़े के मौसम में धूप और उस समय भोजन, तो मैं समझता हूँ कि और लोगों का आनंद बढ़ेगा और यहाँ जो भी इसका उपयोग करेंगे तो उसके लिए वह एक अतिरिक्त आकर्षण का विषय होगा। तो हर प्रकार से इसको ठीक ढंग से चलाइए। बिल्डिंग का बनना जितना महत्वपूर्ण होता है, जिसको क्या बेहतरीन ढंग से आपने बनाया है, उसका रख रखाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम बिल्डिंग बनाएं तो उसके रख रखाव का भी प्रोटोकॉल तय करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई अधिकारी हैं, आज तो चंचल जी हैं, तो इनकी दिलचस्पी है तो बड़ा ठीक ढंग से हो गए, और इसके बाद अगर कोई जरा जिनको इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है, जितना काम करना चाहिए उससे भी थोड़ा कम में ही गुजारा करने वाले लोग भी आए, सब तरह के अधिकारी होंगे, तो फिर वैसी स्थिति में पता ये चला कि इधर पान का पीक, उधर कुछ और एक चीज और कहेंगे, इस सभागार के अंदर आप पानी या चाय इसकी इजाजत मत दीजिए, कोई भी इसका उस पर इस्तेमाल करे, क्योंकि सबसे ज्यादा खराबी उसी में होती है। लोग चाय पी करके उसको सीधे नीचे करते हैं, फिर भूल जाते हैं कि नीचे हमने वो डिस्पोजेबल कोई चीज रख दिया, और फिर अपने लात से ही इधर उधर करते हैं, उससे वो गिर जाता है और वो चाय का जो दाग पड़ेगा, इवन पानी के चलते जो नए दाग उभरते हैं, उसको साफ करना कठिन होता है। इसलिए सभागार के अंदर पानी, चाय यानी खान पान की सुविधा नहीं, चारों तरफ पूरा स्पेस है। जो भी इसका इस्तेमाल करें उनके लिए जगह साथ साथ आवंटित कर दीजिए कि भाई चाय अगर आपको चाहिए तो यहाँ चाय लगा सकते हो, आप अगर हाई टी करना चाहते हैं तो इधर है, लंच करना चाहते हैं तो इधर है, डिनर करना चाहते हैं तो इधर है। ये सब स्पेस और इसका ठीक ठाक ढंग से पूरा प्रोटोकॉल बना दीजिए, और जो भी इंजीनियरिंग साइड में जो अधिकारी हैं इसके बारे में पूरा जान लेंगे और जिम्मेवारी भी दे देंगे। कभी कभी होता है कि अधिकारी इसके लिए अधिकृत नहीं होते, तो इसके लिए बाकायदा अधिकृत हों अधिकारी। जिस स्तर पर भी अगर कहीं आप अपने पूरे फॉर्मेशन में जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें किस स्तर पर इसकी जिम्मेवारी देंगे, किसको इसकी जिम्मेवारी देंगे, तो वो निर्धारित होना चाहिए, और रख रखाव वगैरह भी वो ठीक ढंग से इसका कर लें तो बेहतर होगा। और मैं बराबर कहता हूँ जो बिल्डिंग के इंजीनियर अभी बिल्डिंग कांग्रेस के ऊपर, तो पहले के जो भवन है उनको भी मेंटेन करना चाहिए, ठीक ढंग से मेंटेन करना चाहिए, और उसके लिए भी इंजीनियर्स को, ये कोई कठिन कार्य नहीं है, कल तक बनता ही था। और अब जो बिल्डिंग बने तो उसके मेंटेनेंस के बारे में
बिल्कुल संवेदनशीलता होनी चाहिए। अपने यहाँ हम कमी देखते हैं, अब भवन ठीक ठाक बनने लगे, लेकिन मेंटेनेंस का जहाँ तक प्रश्न है उसमें अभी बहुत ठीक नहीं हुआ। पुराने भवनों में हम देखते हैं आमतौर पर प्रवृत्ति है, अब हम लोग सबको बजट का अलॉटमेंट दे रहे हैं, तो कभी कभी बिल्डिंग में हम देखते हैं कि बजट का अलॉटमेंट मिल गया तो टाइल्स बिछा देंगे। तो टाइल्स बिछा देने से सिर्फ भवन की कोई मजबूती तो आती नहीं, इसलिए वो जिस प्रकार से भी बना उस प्रकार में उसको मेंटेन करना, उसकी अपनी खूबसूरती। अब हम देख रहे हैं ज्यादातर जगहों पर अब जो टूटने वाला भी है, कभी कभी हम देखते हैं उसमें भी लोगों के कहने पर टाइल्स वगैरह लगा दिए, तो वो नहीं होना चाहिए। मेंटेनेंस का प्रोटोकॉल और उसका शेड्यूल दोनों मेंटेन होना चाहिए। अभी हमने रोड के लिए किया, चाहे पथ निर्माण विभाग हो या ग्रामीण कार्य विभाग, दोनों में सड़क के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी बनी। बिल्डिंग के लिए पहले से, बिल्डिंग के लिए ये परंपरा पहले से, लेकिन हम देख रहे हैं कि और दरअसल कुछ साल पहले तक तो सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पर ही कुछ खर्च वर्च होता था। और शुरू के तो 2-3 वर्षों में देखा कि भाई भवन निर्माण विभाग या हमारे इंजीनियरिंग संगठन की क्षमता ही नहीं। वर्षों से एक ऐसी उनकी आदत पड़ गई कि कुछ रंगाई पुताई कर दो, नए निर्माण की क्षमता धीरे धीरे घटती गई। तो अब मैं देख रहा हूं कि फिर से क्षमता का विकास हो रहा है। और बिल्डिंग में जिन मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है, फिटिंग में और दूसरी चीजों में, जो आज दुनिया भर में इन सब चीजों में विकास हो रहा है, मैं चाहता हूं कि हमारे भी इंजीनियर उससे अवगत रहे। और समय समय पर मैं चंचल जी को कहूंगा कि इसके बारे में जो अच्छे प्रैक्टिसेज हैं उसके बारे में इनको पारंगत बनाने करने के लिए, और जो कुछ भी जहां कहीं भी अच्छा जो कुछ भी हो रहा है बिल्डिंग के निर्माण के लिए या उसके रख रखाव के लिए या बिल्डिंग के लिए जिन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब बहुत लकड़ियां तो मिलेंगी नहीं, तो फिर जो वैकल्पिक जो कुछ भी चीजें हैं इस्तेमाल की, उन सब चीजों के बारे में लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए और उसके लिए लोगों को सक्षम बनाने के लिए समय समय पर बीच बीच में उसके लिए गोष्ठियां होनी चाहिए, उसके लिए क्लासेज होनी चाहिए। और जो इंजीनियर, ऐसा नहीं है कि जो एक बार पढ़ चुके हैं इंजीनियरिंग तो उनको बीच में कुछ पढ़ना नहीं चाहिए। डॉक्टर लोगों को देखिए लगातार पढ़ते रहते हैं, तो उसी तरह से इंजीनियर्स को भी चाहिए कि जो चीजें नई चीजें निकल रही हैं उसके बारे में वो अवगत होते हैं, तो और बेहतर वो निर्माण कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और सबसे अच्छी चीज है कि आपने बिहार में पहली बार ये ऑडियो विजुअल वेबसाइट शुरू किया है, और इसका जो लैंग्वेज है कंप्यूटर में यही भाषा चलती है और यही आवाज चलती है इसी प्रकार की। और विज्ञान और तकनीकी का कितना विकास हुआ है कि वो खुद भी पढ़कर वो आवाज जनरेट हो रहा है, कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा है बल्कि सब चीजों को जोड़ करके वो आवाज जनरेट हो रहा है। अब आदमी तो नेचर के पीछे जिस ढंग से भाग रहा है, कभी कभी तो भय होता है कि भाई इसी तरह से अगर करते रहे तो फिर होना क्या है। तो लेकिन इससे बहुत सहूलियत होगी, और खास करके जो निःशक्त लोग हैं उनको कई इससे फायदा मिलेगा और सब चीज़ों के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। भवन निर्माण निगम लिमिटेड का भी अपना भवन बन रहा है, तो भवन निर्माण निगम का ही जब भवन बन रहा है भाई वो भवन भी अच्छा बनना चाहिए, देखने लायक बनना चाहिए। हम भी जरा देखना चाहेंगे, क्योंकि भवन निर्माण निगम का ही भवन, तो उसमें कुछ खासियत जरूर होनी चाहिए। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि आप लोगों ने किस प्रकार के भवन का शिलान्यास आज करवाया। अगर हम लोग से शिलान्यास करवाया है तो भवन भी जरा अच्छा बनना चाहिए।